डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरा नाम जानना चाहते होंगे, लेकिन मेरी एक मजबूरी है। मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता। मेरी इस कहानी के ख़त्म होने के बाद आप समझ जाएंगे मैं आपको अपना नाम क्यों नहीं बता रहा, और अंत आते आते आप कहानी के हर मोड़ को भी समझ जाएंगे कि मुझे अपना नाम छिपाना क्यों पड़ रहा है। मैं दिल्ली का रहने वाला एक साधारण सा लड़का था। अच्छे घर में पला बड़ा। स्कूल में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आया करते थे। मेरे टीचर्स बहुत तारीफ़ किया करते और घर में भी मुझे बहुत प्यार मिला। मैं खेल कूद में भी सबसे आगे हुआ करता। जितने इवेंट्स आते मैं उसमें भाग लेता और हर तरफ जैसे मेरा ही नाम चल रहा था। परिवार वाले मेरी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगा और वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी, और मैं ऐसे प्लेस में भी भाग लेता जहां मैं नए नए कैरेक्टर अपनाता। लेकिन मेरा दिमाग ज़्यादा तेज़ था, तो मैं चाहता था ऐसे काम करूं जिसमें मैं अच्छी तनख्वाह पा पाऊं। मेरे पिता ने समझाया था, काम ऐसा करो जिसमें पैसे ज़्यादा मिले ताकि भविष्य सुरक्षित हो पाए। और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं कोडिंग सीखने लगा था। मेरा दिमाग इसमें सबसे तेज़ चलता था। वैसे भी मैथमेटिक्स में मैं आगे हुआ करता था और यहाँ भी वैसा ही हो पा रहा था। अब मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली थी। जॉब के लिए मैं कोई अच्छी कंपनी ढूंढना चाहता था। अब आप ही बताइए, मेरे जैसा कौन सी कंपनी में काम करना ज़्यादा पसंद करेगा। मैं पहले तो कई आईटी कंपनी में काम कर चुका था और एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा था। मेरी स्पीकिंग स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मुझे गूगल में जॉब मिल गई। अब भारत के इस ऑफिस में मैं काम कर रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। मेरी सिलेक्शन कैसे हो गई मैं खुद समझ नहीं पाया। यहाँ ऑफिस में मुझे जान पहचान वाला कोई नहीं मिला था, लेकिन धीरे धीरे सबसे दोस्ती हो गई। यहाँ मैं एक चीज़ समझ पाया, हर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग है। जैसे चुन चुन कर सब भर्ती किए गए हैं। कुछ बात करने में बहुत अच्छे हैं, कुछ दिखने में अच्छे हैं, कुछ का दिमाग ऐसे चलता है जैसे वो कोई नई नई तरकीबें लगा रहे हों। सबकी भर्ती की गई थी और यहाँ बड़े से ऑफिस में काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा। यहाँ तनख्वाह इतनी मिल रही थी जितनी मैंने सोची तक नहीं थी। और गूगल में काम करने का सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि आप जिस चीज़ में ज़्यादा आगे हैं, बाकियों से तेज़ हैं, आपको प्रमोशन भी बहुत जल्दी मिल जाती है, महीनों में ही मिल जाती है। 6 से 8 महीने मैंने यहाँ पर लगाए थे और उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई। मैं अब YouTube पर खास नज़र रख रहा था, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिसको मैं मैनेज कर सकता था। तो अब मुझे 10 ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स दिए गए जिन्हें मैं मैनेज करने वाला था। अब मैं धीरे धीरे उनसे कॉल पर बात करता और जानने की कोशिश करता आखिर वो क्या हैं, कहाँ से आए, कैसे बने। अब उनको एनहांस करना था, ये मेरा काम था, क्योंकि मेरी स्पीकिंग स्किल्स सबसे अच्छी हुआ करती थी और उनके लिए मैं ऐसे आइडियाज़ ढूंढ सकता था जो यूट्यूब के ऊपर वाले ऑफिस से मुझे रिकमेंडेशन में मिले हुए होते। पहले 6 महीने तो मुझे अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स मिलते रहे। उनसे काम करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता। वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछते और मैं हर चीज़ का जवाब देता जाता। 6 महीने बाद मुझे नए कंटेंट क्रिएटर्स भी दिए गए थे और कुछ पुराने भी दिए गए थे। अब उनमें से एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर मेरे पास आया जिसके बाद मेरा दिमाग हिल गया था। ये बुधवार का दिन था और मैं एक ऐसी अपॉइंटमेंट में था जिसमें एक छोटा सा हॉरर स्टोरी टेलर था। अब उससे बात करनी थी कि वो क्या क्या कर सकता था, कैसे वो ज़्यादा पैसे कमा सकता था, वो क्या गलतियां करता है। लेकिन ये पहली कन्वर्सेशन थी, इसलिए मैं उससे आराम से बात करना चाहता था। मैं कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर से बात कर चुका था जो बहुत ज़्यादा अकड़ू होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं,
कुछ बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, जैसे उनकी किस्मत लग गई कि वो एक चैनल बना पाए और इतने फेमस हो गए। कई बहुत छोटे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनका अभी नाम नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे ऑफिस में उनके पोटेंशियल को पहचाना जाता है, इसलिए उन्हें रिक्वेस्ट भेजी जाती है और वो जब मैनेजर का चुनाव कर लेते हैं उसके बाद हम उन्हें देखते हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अलग अलग तरह के कंटेंट क्रिएटर से मैं बात कर चुका था, भले ही मिलने का मौका किसी से नहीं मिला था, लेकिन इस बार कुछ अलग सा हो रहा था। बुधवार का दिन, दोपहर के 12 बजे का समय था और मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले अपना नाम बताया और कन्वर्सेशन स्टार्ट की और वो बस सर हिलाता रहा और थोड़े बहुत जवाब देता रहा। ऐसा लग रहा था काफ़ी सहमा हुआ सा लड़का है, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा, मैं इंग्लिश में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैंने भी हिंदी में बात करना शुरू कर दिया। अब कंटेंट क्रिएटर से इसी तरह से बात करनी पड़ती है। ये इंट्रोडक्टरी कॉल थी, यानी कि हम दोनों एक दूसरे को बस इंट्रोडक्शन देते और मैं उसके बारे में जान पाता। उसका नाम था विनीत और वो अपनी कहानियों के बारे में बता रहा था, कैसे कहानियाँ बनाता है, क्या क्या बनाता है, किस तरह से काम चलाता है, आखिर यहाँ कैसे उसके फ्यूचर प्लान्स हैं। पहली ही कॉल थी और उसके बाद उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा था, क्या मैं आपकी कहानी बना सकता हूँ? मैंने भी हामी भर दी थी और पहली कॉल में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं वो दिन बहुत ज़्यादा थक गया था। उसके बाद मैं ऑफिस से बाहर गया, थोड़ा टहल कर आया। अब यहाँ टहलने के लिए कुछ समय दिया जाता था। मैं ज़्यादातर बाहर पार्क में जाकर बैठ जाता या आसपास रेस्टोरेंट में बैठ जाता। उस दिन भी मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और उस सड़क के पार वो चलती हुई गाड़ियों को देख रहा था। यहाँ काम करना मज़ेदार भी होता है और बोरिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक आपको ऑफिस में बैठना पड़ता है, काम करना पड़ता है और ऐसा लगने लगता है जैसे आप मशीन बन गए हैं। हर रोज़ की तरह इस बार भी कुछ ऐसा ही दिन निकला था, लेकिन शाम के वक्त जब सड़क पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था तब मैंने देखा आगे 2 गाड़ियाँ टकरा चुकी थी। दोनों गाड़ियों की इतनी भीषण टक्कर हुई थी कि दोनों तरफ कुल 2-2 लोग मारे गए थे। अब मुझे वहाँ कुछ रुकने का समय मिला क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। फिर पुलिस ने वो जाम खुलवा दिया। उसके बाद वहाँ गाड़ियाँ चलने लगी, लेकिन उस गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई हो। मैं भी कुछ सहम सा गया था और उसके बाद मैंने गाड़ी थोड़ी धीमी चलाई थी। ये घटना याद रह गई थी क्योंकि किसी के साथ बुरा हो आपके दिमाग में छवि छप जाती है। आगे वाले दिनों में भी ऐसे ही हुआ। मैं कई और काम करता जो ऑफिस में मुझे मिलते। इसके बाद मैं कई अपने कंटेंट क्रिएटर से बात करता। हर रोज़ इसी तरह से दिन निकल जाता, लेकिन अगले महीने की 4 तारीख फिर से मुझे विनीत से ही बात करनी थी और मैं इस बार तैयार था कुछ खास टिप्स देने के लिए। ऊपर से कुछ रेकमेंडेशंस आई हुई थी, वो भी बताना चाहता था। मैंने फिर से 12 बजे वहाँ पर बैठकर इंतज़ार किया कि कब विनीत उस कॉल में आएगा और पूरे 12 बजे वो यहाँ आ गया था। वो मुझसे बात करने लगा, कन्वर्सेशन चलने लगी और आज उसकी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही थी, थोड़ा निराश लग रहा था। तो पहले मैंने जानना चाहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? आपका काम तो अच्छा चल रहा है ना? सेहत आपकी अच्छी है ना? अब उसने भी बताना शुरू किया, सेहत मेरी अच्छी ही रहती है। मैं अब एक छोटी सी गलती कर चुका था। जब भी बात शुरू करनी है हमें बताया जाता है कॉल को रिकॉर्ड करना है और मेरी तरफ से कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है, उसकी तरफ से कॉल रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, क्योंकि हम दोनों में होने वाली बातें काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। अब मैंने विनीत से माफ़ी मांगी। अरे माफ़ करना, मैं कॉल रिकॉर्ड करना थोड़ा भूल सा गया, हमारी बातें काफ़ी जल्दी शुरू हो गई। तब विनीत कहने लगा, ज़रूरत नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपसे कोई ख़ास बात करना चाहता हूँ जो बिना रिकॉर्डिंग के ही होगी। इस समय हम एनक्रिप्टेड लिंक पर कनेक्ट हैं, यानी कोई भी हमारी बात सुन नहीं सकता। आप थोड़ा स्क्रीन के करीब आ जाइए। मैं ये बातें सिर्फ आपसे करना चाहता हूँ और जब ये कॉल ख़त्म हो जाएगी कोई रिकॉर्ड हमारी कन्वर्सेशन का नहीं बचेगा। ये सुनकर पहले मैं थोड़ा सा घबरा सा गया, फिर मैं हंसते हुए कहने लगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है,
आप जैसी डरावनी कहानियां बनाते हैं वैसे ही आप मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो विनीत ने कहा, डराने की कोशिश नहीं कर रहा, आप पहले ही बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। मैं आपको खतरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं कौन से खतरे में हूँ? कोई भूत प्रेत तो मेरे पीछे नहीं पड़ गया? तब विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा था, भूत प्रेत होते तो पीछे पड़ भी सकते थे, लेकिन खतरे वाली बात नहीं थी। जिस खतरे में आप हैं वो ज़्यादा बड़ा है। अब मैं थोड़ा सा चुप हो गया। ये कैसा मजाक है? मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो मैं उससे कहने लगा, चलिए अब कोई और बात करते हैं। विनीत ने कहा, सबसे ज़रूरी बात पहले करनी होगी। ये बात आप डरिए मत, किसी तक नहीं पहुंचेगी। मैं आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आया हूं जो सिर्फ मुझे आपको ही देनी है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बताइए, फिर हम कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। तो विनीत ने कहा, क्या आपने कभी एक चीज़ पर ध्यान दिया? यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जब उनकी प्रमोशन हो जाती है वो इस ऑफिस को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। क्या उनसे आप दोबारा कभी मिल पाते हैं? मैं वैसे ही सोचने लगा था और फिर हंसते हुए कहने लगा, हाँ मैं मिल पाता हूँ। कई बार उन्हें वीडियो कॉल करता हूँ। कोई यूनाइटेड स्टेट्स जा चुका है, कई किसी और देश में भी जा चुके हैं। उनके साथ काफ़ी अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है उन्हें नए ऑफिस में जाकर काम करना। तो विनीत कहने लगा, मैं कह रहा हूँ, क्या फिज़िकली आप उनसे कभी मिल पाते हैं? क्या वो जिंदा हैं भी या नहीं, कभी जानने की कोशिश की है आपने? मैंने कुछ समय का पॉज लिया और फिर मैं कहने लगा, क्या मतलब आपका? वो जहाँ पर भी हैं जिंदा ही है ना, मुझसे बात करते हैं। मेरे कई दोस्त थे जो यहाँ पर काम किया करते थे, अब वो कहीं और जा चुके हैं, मुझसे अच्छे से बात करते हैं। तब विनीत ने कहा था, बात करते हैं फ़ोन पर, वीडियो कॉल आती है, ये सब नहीं। क्या फिज़िकली आपने उन्हें दोबारा देखा? फिर से कुछ समय का मैंने पॉज लिया। मैं सोच रहा था किसी एक का नाम बताऊं। एक भी नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। मैं सोचे जा रहा, जो भी मेरे साथ यहाँ पहले काम कर चुके थे, यहाँ से प्रमोशन उनका हो चुका है, दोबारा वो कभी यहाँ पर आए क्यों नहीं? मैं उनसे कभी मिल क्यों नहीं पाया? यह बात तो इसकी बिल्कुल सच थी। मैंने भी सर हिलाकर कह दिया, हाँ मिलने का मौका मिलता नहीं। जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी वहाँ पर मैं चला जाऊँगा, फिर किसी और ऑफिस में उनसे ज़रूर मिलूँगा। कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो विनीत ने कहा था, भगवान करे आपका प्रमोशन ना हो, आपको वहाँ जाने का मौका ना मिले। इसीलिए आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको एक ख़ास जानकारी देना चाहता हूँ और मैं आशा करूँगा ये जानकारी आप खुद तक रखें। किसी के पास ये जानकारी आ जाती है वो ज़्यादा समय यहाँ रह नहीं पाता। अब मुझे उसकी बातें बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी और मेरा समय भी बर्बाद हो रहा था। तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया, देखिए इस टॉपिक पर मैं अब बात करना नहीं चाहता, हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा और आपको कुछ बताना चाहूँगा। रिकमेंडेशंस आई हुई हैं। तभी सामने से विनीत की आवाज़ आई, वो 4 रिकमेंडेशंस मुझे पता है, वो ऊपर से नीचे वाली लिस्ट के बारे में पूरा पता है और आपके सामने जो लाल रंग का पेज पड़ा है मैं उसके बारे में भी जानता हूँ। मुझे सब कुछ पता है जो आप बताना चाहते हैं, लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आपको पता नहीं है। हमारे पास समय कम है, आपको मेरी बात समझनी होगी, इसीलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। शुरू में आपको ये अटपटा सा लगेगा, लेकिन आगे आगे आप समझते जाएंगे। अब सामने रखा वो लाल रंग का पेज देखते ही मेरे रोंगटे खड़े से हो गए थे। मेरी नज़र पीछे वाले उस सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी। क्या तुमने मेरा सिस्टम तो नहीं हैक किया? कहीं तुम कोई हैकर वैकर तो नहीं जो यहाँ देख पा रहे हो कि मेरे सामने क्या रखा गया है? क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? तभी विनीत की आवाज़ आई, मैं हर समय तुम्हें देख सकता हूँ, हर किसी को देख सकता हूँ। ये कैमरा हैक्ड नहीं है, ये हमेशा तुम पर नज़र रखने के लिए ही लगाए गए हैं। यहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिन पर नज़र रखी जाती है, बाकियों पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे जैसे हैं। मैं सन्नसा हो गया था। क्या मुझे ये बॉस को बताना चाहिए? यहाँ जो जो बातें हो रही हैं क्या मुझे बतानी चाहिए? लेकिन पहले विनीत से भी बात करनी होगी। अब मैं उसका मैनेजर हूँ, उसे समझाना होगा। शायद ये अजीब सी बातें वो कर रहा है या कोई हैकर ही तो नहीं वो। मैं विनीत को कहने लगा था, देखो तुम्हें ये हैक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुमने जो किया है तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की जा सकती है। देखो इतना खतरा मोल मत लो,
तुम्हारे चैनल्स मेरे ही कंट्रोल में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे हाथ से ये चैनल्स का कंट्रोल भी जा सकता है। तब विनीत ने कहा था, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरा मैनेजर बनाया गया है, असल में मुझे तुम्हारा मैनेजर बनाया गया है। तुम ये बात किसी से शेयर मत करना। फिर मैं चुप होकर कुछ देर बाद बोला और कहने लगा, यहाँ ये जो हमारी कन्वर्सेशन चल रही है इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। मुझे बॉस को बताना भी पड़ता है मैंने कितनी कन्वर्सेशंस डेली की हैं, कितने क्रिएटर्स के साथ मैं बात कर चुका हूँ। मुझे रिकॉर्डिंग संभाल कर रखनी पड़ती है अपने फाइल्स के लिए। विनीत ने कहा, समय ख़त्म होने के बाद हमारी कन्वर्सेशन की वो वीडियो तुम्हें मिल जाएगी जिसमें तुमने अच्छे अच्छे सवाल ही पूछे हैं, तुमने बढ़िया सवाल पूछे होंगे, रेकमेंडेशंस बताई होंगी, वो वीडियो बनकर खुद ब खुद तुम्हारे फोल्डर में पहुंच जाएंगी। उसकी चिंता मत करो। अब बिल्कुल सीधे देखते रहना, इधर उधर घबरा कर मत देखना और मुझसे बात करो। हमारे पास समय कम है, सिर्फ 15 मिनट है हमारे पास, 30 मिनट की ही इस बार बात होनी चाहिए। मैं उससे अब बात करने लगा था, उसकी बात सुनना चाहता था, वो कहना क्या चाह रहा है। फिर विनीत ने कहा था कि मैं धीरे धीरे तुम्हें समझाऊंगा। आज की बात की रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी, अगर नहीं मिली तो तुम खुद समझ जाओगे मैं मजाक कर रहा था या सच बोल रहा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हर दोपहर तुम खाना खाने के लिए अपने साथियों के साथ आगे वाले रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ खाना खाकर वापस आते हो। आज तुम्हें खाना नहीं खाना है और जो भी कोई कोशिश करे कि तुम्हें खाना खाना होगा तुम मना करना। आज ये करके देखना, तुम खुद समझ जाओगे तुम्हें मेरा मैनेजर बनाया गया है या मुझे तुम्हारा मैनेजर बनाया गया है। कोशिश करके देख लेना। आज तुम्हें दोपहर का खाना नहीं खाना है। भले ही 2-3 घंटे भूखे रह लेना, लेकिन 4 बजे के बाद खाना खाना। फिर देखना सबका स्वभाव बदला बदला लग रहा है या नहीं। अब इसी तरह बातें चलती रही और आधा घंटा हो गया था। मैं अपने सर के बालों को खींच रहा था। ये तो मैंने गलती कर दी, रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं, मैं बुरा फंस जाऊंगा। अब ये कैसा पागल क्रिएटर है, कैसी कैसी बेकार सी वीडियोस बनाता है, डरावनी कहानियाँ सुनाता है, कहीं मुझे भी इसने कहानी में कोई फंसा ना लिया हो। मैं अपने काम से भी हाथ धो बैठूंगा। 30 मिनट बाद कॉल कट गई थी। मैंने फोल्डर चेक किया, वहाँ एक फ़ाइल पड़ी थी, वीडियो फाइल, और रिकॉर्डेड कॉल की ये वीडियो फाइल ओपन करने के बाद 30 मिनट की ये वीडियो मेरी और विनीत की कन्वर्सेशन, जो कन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं, वो वीडियो सामने थी। मैं सुनता गया, हर सवाल बिल्कुल मेरे जैसा स्वभाव, जैसे कोई मेरे जैसा दिखने वाला पूरी वीडियो कॉल में था। सवाल पूछता गया और पूरी कन्वर्सेशन ख़त्म हुई और फाइल मेरे पास आ गई। सामने बैठा मैं हैरान परेशान था, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल मेरा चेहरा बनाया गया, मैंने सवाल पूछे, ऐसा लग रहा है, कैसे? वहाँ बैठे बैठे बहुत समय तक सोचता रहा था मैं। मुझे अगली कन्वर्सेशन में जाना था, लेकिन मैंने बीमार होने का बहाना लगाया और आधे घंटे की ब्रेक ली थी। फिर उसकी बात मेरे दिमाग में घूमे जा रही, क्या सच में आज दोपहर का खाना छोड़ने के बाद कुछ पता चल सकता है? क्या पता चलेगा? मैं खाना छोड़ूंगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आने वाला। आखिर भूखा तो मैं रहूंगा ना, वैसे भी कई बार मैं भूखा रह चुका हूं ना। फिर यहाँ काम करने वाले कई कर्मचारी जो मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ रेस्टोरेंट की तरफ गया था। वो कोई खाने की बातें किए जा रहे, किसी को नॉन वेज खाना था तो किसी को वेज खाना था, किसी को पिज़्ज़ा खाना था तो किसी को सैलेड खाना था। मुझसे भी पूछा जा रहा था मैं क्या खाना चाहूँगा। मेरा मन भी पिज़्ज़ा खाने का कर रहा था, क्योंकि सुबह से सभी बातें कर रहे थे कि पिज़्ज़ा खाना है, इसलिए मेरे दिमाग में भी जैसे वो बात थी। लेकिन विनीत की बातों ने मुझे उलझा सा दिया था। आज खाना नहीं खाना है। वहाँ रेस्टोरेंट में बैठकर जब सब ऑर्डर कर रहे थे और मेरे साथ वो लड़की जो काम करती है, उसने पूछा क्या तुम पिज़्ज़ा खाना चाहोगे? मैंने जवाब दिया आज भूख नहीं है, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और पता नहीं क्यों जब मैंने ये शब्द बोले थे वहाँ चुप्पी सी छा गई थी। हर कोई शांत, जैसे मेरी बात सुनकर उन्हें झटका सा लगा हो, और हर किसी का चेहरा घूमकर मेरी तरफ आता हुआ देखा था मैंने। चारों तरफ ऐसा ही हुआ। वहाँ कुछ लोग थे जो वहाँ खाना खाने के लिए आए हुए थे, वो तो घूमते रहे। जो मुझे जानते थे, हर किसी की नज़र जैसे मेरी तरफ टिक गई। उसके बाद वो लड़की मुस्कुरा कर कहने लगी, मजाक मत करो, तुम्हें भूख लगी होगी, जल्दी से बताओ, मुझे ऑर्डर करना है।
मैं अपनी बात पर अड़ गया, नहीं मैं कुछ खाना नहीं चाहूँगा, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और ये बात ने जैसे सबको सन्न सा कर दिया था। वो तो ऑर्डर करना चाहते थे लेकिन बार बार मेरा इंतज़ार किए जा रहे थे। अभी ऑर्डर नहीं लगेगा, पहले बातें करते हैं। 15 मिनट उन्होंने बातें की, उसके बाद सब कहने लगे तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे। फिर से नया ऑर्डर बनाया गया, फिर से मुझसे पूछा गया अब सच बताओ क्या खाओगे, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर से सन्नाटा। ऐसा लग रहा था सच में इन्हें फ़र्क पड़ रहा हो कि मैं कुछ खाना नहीं चाहता। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है जब मैं मना किया करता था कि आज मुझे नहीं खाना, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था। जैसे मुझे भूख बहुत ज़्यादा थी लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करके कह रहा था मुझे नहीं खाना है, क्योंकि विनीत ने कहा था। उसकी बातों ने दिमाग चकरा दिया था। आज मैं पता करना चाहता था वो जो कह रहा है वो सच हो भी सकता है या नहीं। इसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया था, खाना सामने आया भी था। उन्होंने ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था। असल में वहाँ कोई ऑफ़र लगा हुआ था जिस कारण आज ज़्यादा ऑर्डर किया। मेरे सामने 2 पिज़्ज़ा रख दिए गए थे। अब ये वही पिज़्ज़ा थे जो मैं अमूमन खाया करता था। आज भी मन इन्हीं को खाने का कर रहा था। मेरे सामने वो 2 पैक रखने के बाद हर कोई मेरी तरफ देखे जा रहा। वो बार बार कहे भी जा रहे थे कि मन कर रहा है तो खा लो ना। मैं उन्हें कह रहा नहीं, खाने का मन नहीं कर रहा। और उनके खाने की स्पीड काफ़ी तेज़ थी। वो तेज़ी से खाए जा रहे, इतनी तेज़ कभी नहीं खाया। जल्दी जल्दी उन्होंने खाया और मेरे सामने वो पैक रखे रहे, मैंने खाया ही नहीं। मैंने सोचा था एक दोपहर भूखा रह लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दिमाग में बात है वो मुझे पता लगनी चाहिए। अब जल्दी जल्दी सब ऑफिस की तरफ भागे थे। वहाँ बॉस की कॉल आ गई थी और जैसे ही हम ऑफिस में पहुँचे, बॉस एक ख़ास बात हमें बताना चाहते थे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, आज काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। रात के 9-10 भी बज सकते हैं। आज काम बहुत ज़्यादा है। रात को भी खाना किसी को नहीं मिलेगा। जिसने खाना नहीं खाया है वो खा सकता है, अभी खाओ और ज़्यादा खाने की कोशिश करो क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो सब दोबारा रेस्टोरेंट की तरफ गए थे। हर कोई कह रहा आज तो रात तक काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ और खा लेते हैं, मुझे थोड़ी सी प्यास लगी हुई है, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता हूँ। सब ऐसे बातें कर रहे और मुझे लगा खा लेना चाहिए, रात को भी काम करना पड़ेगा। लेकिन विनीत की बातों ने जैसे मुझे बदल सा दिया था। रेस्टोरेंट में मैं जाना ही नहीं चाहता था। वो आवाज़ें लगाकर कहते रहे, गार्डन में क्या करने जा रहे हो, दोपहर का वक्त है, बॉस ने कहा है ना खाना जल्दी खा कर आओ, रात को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं घूमना चाहता हूँ, मैं यहाँ घूम फिर के आऊँगा। अब 2 मेरे साथी, वो पहले रेस्टोरेंट जाना चाहते थे, अब मेरे साथ घूमने लगे। बाहर गार्डन में हमने 2 राउंड लगाए और उन्होंने एक शब्द तक ना कहा। मैं चुपचाप उनके साथ चलता रहा। ऐसा लग रहा था मेरा ना खाने के कारण जैसे सबका स्वभाव बदल गया है। क्या सब मुझसे जुड़े हुए हैं? क्यों सब चुप रह गए? मैं चुपचाप सीधा ऑफिस में पहुंच गया था और वहां जो नया काम दिया गया था वो मैं काम करता रहा। आज पहली बार ऑफिस में थोड़ा सन्नाटा था। हर कोई कम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा, हर कोई ऐसे घूम रहा जैसे उन्हें मुझसे कोई काम हो, कोई ख़ास ज़रूरी काम। हर कोई पास में आकर मेरे कंप्यूटर को देख कर जाता, पास पड़ी फाइल्स को देख कर जाता। इस तरह कुछ ने मुझसे सवाल भी किए थे, आजकल न्यूज़ देख रहे हो, कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, किसी से मिले हो, ये बातें पूछ रहे थे और मैंने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया। विनीत के बारे में तो बताया तक नहीं। इसी तरह शाम तक का वक्त हो गया था और मुझसे किसी ने सीधे मुंह बात ही नहीं की, जैसे सब कुछ बदल गया हो। उसके बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ा और घर जाते जाते भी काफ़ी ज़्यादा निराश सा था। आखिर किससे बात कर ली जिसने मेरा दिन ही बिगाड़ दिया? कैसी बकवास सी बातें की, लेकिन उसकी बातों में दम था। क्या करूं? जब मैं घर में पहुंचा था, अमूमन मैं मोबाइल पर रील्स देखने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसी वीडियोस देखता हूं जिससे मनोरंजन हो पाए। जैसे ही मैंने घर जाकर यूट्यूब खोला था, मुझे रेकमेंडेशन में अब उसी चैनल की वीडियोस आए जा रही। शायद सुबह सुबह मैंने ज़्यादा सर्च कर ली थी इसलिए वो वीडियोस आ रही थी, लेकिन बार बार वो वीडियोस। उसके बाद मुझे एक कॉल आई। अब उस कॉल में मुझे बस एक भारी आवाज़ में यही कहा गया, आपको जल्दी से लैपटॉप ओपन करना होगा। वो कॉल करके जैसे किसी ने फ़ोन कट कर दिया। मैंने लैपटॉप ओपन किया, आखिर क्या बात हो सकती है,
और सामने वीडियो कॉल चलने लगी थी। अपने आप लैपटॉप ऑन तक नहीं हुआ था और सीधा वीडियो कॉल, और सामने विनीत बैठा हुआ था। और ये कन्वर्सेशन कैसे शुरू हो गई, उसके पास मेरी आईडी कैसे आ गई, मेरी पर्सनल आईडी कैसे पहुंच गए। वो अब सीधा मुझसे कहने लगा था, आज तुमने जो किया है उसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, और अब तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। ये कॉल रिकॉर्ड नहीं होगी। तुम्हारा जो घर में लगाया हुआ कैमरा है वो भी बंद हो चुका है, कोई तुम्हें देख नहीं सकता। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे घर के अंदर कोई कैमरा नहीं लगा। तब विनीत ने कहा, ठीक है तुम ये मानो, लेकिन मैं तुम्हें खास चीज़ बताना चाहता हूँ। आज तुमने खाना नहीं खाया, तुमने सबका स्वभाव देखा, वो बदला बदला सा था। मैंने कहा, हाँ बदला बदला सा लग रहा था, कुछ तो सामान्य थे, लेकिन जो मेरे आसपास रहते हैं सबका स्वभाव बदला था। तब विनीत ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसने मुझे भौंचक्का सा कर दिया। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगा वो सब रोबोट्स हों, जैसे उनके हाव भाव बदल चुके हों? तुम हर रोज़ जो करते हो आज बिल्कुल अलग किया। मेरी बात कहने के बाद जो किया जैसे सब कुछ बदल गया हो। तुम्हें वो रोबोट्स जैसे महसूस नहीं हुए, जैसे उनके हाव भाव में बदलाव आ चुका हो? मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, हाँ वो ऐसे ही रोबोट्स जैसे हैं, कई बार उनका स्वभाव बदल जाता है। आज मैंने खाने के लिए मना कर दिया ना, इसलिए स्वभाव बदला। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास मेरी पर्सनल आईडी कैसे आई? तुम हैकर हो ना? मेरे उस लैपटॉप के अंदर तुमने वो वीडियो फाइल कैसे रखी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई? कैसे बनाई? बिल्कुल मेरा फेस लग रहा था, बातें भी, आवाज़ बिल्कुल मेरे जैसी। और क्या तुमने कैमरे हैक किए थे? अब सच बताओ, अब मैं ऑफिस में नहीं हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुन सकता। तब विनीत मुझे समझा रहा था, तुम्हारे आसपास जो भी हैं ये तुम्हें बांधने के लिए हैं। तुम जो भी करते हो उनके आदेशों पर करते हो। तुम्हारा अपना दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम्हें इससे थोड़ा बाहर निकलना होगा। मैंने कहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, डिसीज़न सारे अपने मैं लेता हूँ, कोई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करता, सारी सोच मेरी होती है। तुम बस मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, कोई हैकर वैकर हो तुम, जिसने कुछ ना कुछ ऑफिस में किया, सबके साथ कुछ किया तुमने, इसलिए सब बहके निराश से लग रहे थे। तुम हैकर हो ना? सच बताओ, तुम हैकर हो ना? तब उसने कहा, सिर्फ 10 मिनट, तुम्हें मुझसे अब 10 मिनट बात करनी है, उसके बाद ये कॉल कट जाएगी। तब यहाँ कोई ना कोई घर में चेक करने के लिए आएगा। तो मेरी बात पर यकीन करो, तुम पर नज़र रखी जा रही है, तुम्हारे सारे कनेक्शन लॉस्ट हो चुके हैं, इसीलिए कोई ना कोई यहाँ पर आएगा। अब आगे की बात उसके बाद में करूँगा। देखो समय होने वाला है, जल्दी से अब मैं ये कॉल कट करता हूँ, तुम इंतज़ार करना, कोई यहाँ पर आएगा। कॉल कट हो चुकी थी, लैपटॉप मेरा बंद था। मैं खुद समझ नहीं पाया, लैपटॉप ऑन हुआ ही नहीं, कॉल कैसे आ गई। मैंने लैपटॉप को ऑन किया और बाहर बेल बजी, कोई घर पर आया था। आखिर कौन हो सकता है? पहले तो मैं डर गया, कहीं ये विनीत कोई ऐसा वैसा आदमी तो नहीं, कहीं इसी ने मुझे डराने के लिए यहाँ किसी को तो नहीं भेजा, या खुद ही तो नहीं आ गया। अभी देखता हूँ बाहर जाकर ये कर क्या रहा है, ये कोई हैकर वैकर है जो मुझे परेशान कर रहा है। मैं जल्दी से गेट पर गया। जैसे ही मैंने बाहर देखा, ये पड़ोस वाले अंकल थे और वो कह रहे थे कि उनके घर में कोई चीज़ खत्म हो चुकी है, क्या मैं दे सकता हूँ? वो अंकल कभी कुछ मांगा नहीं करते थे, काफ़ी अमीर थे। ये बहुत महंगा इलाका है, इसे पॉश एरिया कहा जाता है, और यहाँ पर भी कोई मांगने के लिए आ गया तो मुझे लगा सच में उनके घर में परेशानी होगी, ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया ना। घर के अंदर आए थे वो, तब मैं सामान लेने के लिए किचन में गया। जब मैं वापस आया, वो सोफे पर अपने आप बैठे हुए और इधर उधर देखे जा रहे। वो इस तरह से देख रहे थे जैसे उन्होंने मेरे घर को पहले कभी देखा ही ना हो। घर में वो कई बार आ चुके थे। शाम के वक्त वो घूमते घूमते इधर आ जाया करते थे, मुझसे बातें किया करते थे, गूगल में मेरा काम कैसा चल रहा है पूछा करते थे। आज उनका स्वभाव बदला सा लग रहा था। वो जाने से पहले मुझे पूछने लगे, तुम्हारी सेहत कैसे है, खाना वाना खाते हो ना, आज काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो, खाना नहीं खाया आज? और मैंने उन्हें कहा, नहीं अंकल, खाया था ना, दोपहर को ही खाया था। जानबूझकर झूठ बोला मैंने, क्योंकि मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा अजीब सा एहसास हुआ, उन्हें कैसे पता दोपहर को मैंने खाना नहीं खाया? ये बात कुछ अलग सी हो रही है। फिर अंकल घर से बाहर चले गए थे। उसके बाद मैं इंतज़ार करने लगा विनीत की कॉल कब आती है, आखिर उसकी कॉल कब आएगी। मैं इंतज़ार करता रहा 1 घंटे तक। जब मैं बाथरूम गया तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। जैसे ही फ़ोन मैंने उठाया, मैं
टॉयलेट सीट पर ही था। सामने विनीत ने कहा, हमें यहाँ बात करनी होगी। तुम्हें मिलने के लिए जो आया था कमरे में कैमरा और माइक्रोफोन लगा कर गया है। हम जो बात करेंगे वो सुन पाएंगे। तुम्हें धीमी आवाज़ में बोलना होगा और मैं तुम्हें बता देता हूँ वो माइक्रोफोन और कैमरा कहाँ रखा है। तुम्हें जब यहाँ से बाहर निकलना है बस अपना एक टॉवल वहाँ पर रख देना है। उसके बाद तुम्हें दूसरे कमरे में जाना है लैपटॉप लेकर, और तब हम बात कर पाएंगे। मोबाइल पर ज़्यादा सिक्योर बात मैं नहीं कर सकता। मेरे मुंह से एक शब्द अलग निकला और अपने आप मैं पकड़ में आ जाऊंगा, तुम भी पकड़ में आ जाओगे, और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, तुम अपने आप फंस जाओगे। जैसा उसने कहा मैंने वैसे ही किया। टेबल के पास मैंने टॉवल रख दिया और जानबूझकर मैं सर पर पानी डालकर आया था कि सर गीला किया है, और टॉवल मैंने यहीं रखा। फिर मैं लैपटॉप उठाकर दूसरे कमरे में चला गया। जैसे ही लैपटॉप ऑन किया मैंने, सामने वीडियो कॉल चल रही थी। विनीत सामने बैठा हुआ। अब मुझे उस पर यकीन होने लगा था। इतनी चीज़ें उसने करके दिखा दी हैं, कुछ ना कुछ बात तो है। तब विनीत कहने लगा था, तुम्हें अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। तुम्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। मुझे तुम्हारा मैनेजर बनाया गया है, ना कि तुम्हें मेरा। फिर मैं उसकी बातों पर यकीन कर रहा था और मैंने उससे सवाल किया, पहले तो मुझे बताओ, तुम्हें मेरा मैनेजर क्यों बनाया जाएगा? कंटेंट क्रिएटर तुम हो, तुम्हें ज़रूरत है कि तुम्हारा चैनल ग्रो हो पाए, इसीलिए मुझे तुम्हारा मैनेजर बनाया गया है। अब तुम बताओ, अगर तुम्हें मेरा मैनेजर बनाया गया है, मैं कौन सा कंटेंट क्रिएट करता हूँ? मुझे तुम्हारी कौन सी ज़रूरत है? तो उसने कहा कि मुझे तुम पर नज़र रखने के लिए मैनेजर बनाया गया है। मैं हमेशा तुम पर नज़र रखता हूँ। तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, हर चीज़ की नज़र मेरी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन कई सिस्टम ऐसे हैं जो मुझसे अलग चलते हैं, ताकि मैं भी कोई गलती ना कर पाऊँ। मैं उनसे तुम्हें बचा रहा हूँ। तुम पर मेरी पूरी नज़र है और मैं देख पा रहा हूँ तुम क्या करने वाले हो और तुम्हें कहाँ फंसाया जाएगा। मैं तुम्हें इससे बाहर निकालना चाहता हूँ। इससे तुम्हें बाहर भी निकालूंगा और पूरी सच्चाई भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम बहुत काम के आदमी हो। मैंने हंसते हुए कहा, क्या मतलब मैं काम का आदमी हूँ? मैं गूगल में काम करता हूँ, तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, वही काम का हूँ मैं। उसने कहा, सब झूठ बताया गया है तुम्हें, सब कुछ झूठ। यहाँ लोगों के दिमाग में वो भरा जाता है जो वो भरना चाहते हैं, जो मैनेजमेंट भरना चाहती है। मैंने कहा, मैनेजमेंट भरना चाहती है? मेरे मैनेजर, मेरे बॉस, क्या वो भरना चाहते हैं? तो विनीत ने कहा, मैनेजमेंट मतलब वो सिस्टम जो सबको चलाते हैं। तुम्हें शुरू से बताना होगा, तब तुम मानोगे। और आवाज़ धीमी रखना, उसके बाद ही यहाँ हम दोनों आपस में बात कर पाएंगे। आवाज़ ऊंची हुई तो सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, फिर शायद तुम मुश्किल में पड़ जाओ। बस जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूँ तुम्हें वैसा वैसा करना है। आवाज़ धीमी रखनी है, हम बात कर सकते हैं। फिर उसने बताना शुरू किया, मैनेजमेंट का काम है लोगों पर नज़र रखना। यहाँ लोग दूर दूर तक फैले हैं और उनके बीच सभी इंसान नहीं हैं। मैं ये बात सुनकर हंस पड़ा था। सभी इंसान नहीं है? अच्छा, भूतों की कहानियाँ सुनाते सुनाते तुम्हारे दिमाग में भूत भर गए हैं। अब वो कहानियाँ मत सुनाने लगना कि भूत हमारे आसपास हैं, वो हम पर कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा भड़काऊ सा। तो उसने कहा, नहीं, जो तुम्हें बताया जाता है वो सब कुछ झूठ है। वो जो चाहते हैं तुमसे करवाते हैं। तुम्हारे आसपास ऑफिस में जितने काम करने वाले हैं सारे इंसान नहीं हैं, उन्हें रोबोट्स बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए रोबोट्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम से भी काम करते हैं, पूरी तरह से इंसानी लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिक्स रोबोट्स। अब मैं चुप सा हो गया था। या तो ये पागल है या मुझे पागल समझ रहा है। तो मैंने उससे कहा, अच्छा, तो रोबोट्स इंसानों के बीच आ गए हैं, हम पर कब्जा करना चाहते हैं, हमें मार रहे हैं, तुम ये बता रहे हो? यानी कि जो न्यूज़ में बताया जा रहा है, कहीं पर कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा, गूगल में रोबोट्स काम कर रहे हैं। तब विनीत ने कहा, गूगल में रोबोट्स काम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में ये भरे हुए हैं, ये हमारे साथ रहते हैं। अब जो सिस्टम से बाहर जाता है वो मर जाता है। और तुम्हें पता है, गूगल में काम करने वाले प्रमोशन लेकर दूर गए, जिनसे तुम वीडियो कॉल पर बात करते हो, कब के मर चुके हैं, तुम्हें पता भी है कुछ? मैंने कहा, देखो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है,
अब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे मत डराओ, तुम हॉरर स्टोरीज बनाते हो, अपनी हॉरर स्टोरी बनाओ। ऐसे ऐसे यार मुझे डराने की कोशिश मत करो। उसने कहा, डरा नहीं रहा, सच बहुत ज़्यादा डरावना है, हर कोई उसे समझ नहीं पाता। हम सबको कंट्रोल किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। मैनेजमेंट यानी कि जो दुनिया को चलाता है, इसे वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या ये खबरें बाहर निकलती नहीं? क्या बागी बनते नहीं जो सिस्टम से विद्रोह करने की कोशिश करते हैं, जो सच्चाई जान गए हैं लेकिन उन्हें मार दिया जाता है? और किन न्यूज़ की बात कर रहे हो? किस टीवी, इंटरनेट की बात कर रहे हो? सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 30 सालों से काम कर रही है। हर चीज़ को ऐसे बनाया जा रहा है कि वो असली जैसी लगे। कोई न्यूज़ चैनल असली नहीं है, सभी झूठ के झूठ हैं। वो सारी फुटेज खुद बनाई जाती है तुम्हारे दिमाग में भरने के लिए। बड़े बड़े इलाकों पर कब्ज़ा हो चुका है, लेकिन इंसानों के बगैर रहा नहीं जा सकता, वो जान चुके हैं। इसीलिए बीच में जो इंसान हैं उन्हें भटका कर रखा जाता है, उन पर नज़र रखी जाती है, उनसे काम करवाए जाते हैं। अब तुम्हें यह बात समझनी होगी, कोई भी जिस पर तुम यकीन करते हो वो असली नहीं है। इंसान बहुत कम है और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा वो इंसान है या रोबोट। अगर ये बात उससे करने की कोशिश की, तुम फंसोगे, तुम्हें मार दिया जाएगा और तुम पता भी नहीं कर पाओगे कैसे कब हो गया ये सब। अब मैंने एक बड़ी सी सांस ली और कहा, ठीक है, मैनेजमेंट यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर जो दुनिया को चलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स हमारे बीच भर्ती कर दिए गए हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम तो चाहिए होगा ना। अगर कहीं ज़्यादा लोगों की भीड़ को ये पता चल गया तो रोबोट्स उनसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, तो वो बाकी लोगों को बताएंगे। इस तरह से बड़े युद्ध शुरू होने चाहिए थे। यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, यहाँ तो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, कहीं पर किसी का युद्ध हो रहा है, कहीं इराक में युद्ध हो रहा है। तो अब बताओ उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या कहानी बनाओगे? विनीत ने कहा, कौन सी लड़ाई, कौन सा रशिया यूक्रेन? यूक्रेन तो कब का ख़त्म हो चुका है, वो रशिया का हिस्सा बन चुका है 20 साल पहले। जो तुम्हें बताया जाता है वो तुम देख पाते हो, महसूस नहीं कर पाते। जो चीज़ तुम न्यूज़ पर देखते हो वो सब झूठी हैं, दिखाई जाती हैं ताकि तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल किया जा सके। तुम्हें इसकी जानकारी एक ख़ास जगह से मिलेगी। कल जब तुम किसी से भी बात कर रहे होगे, कन्वर्सेशन कर रहे होगे, वो असली है या नकली, ये जानने के लिए तुम्हें एक कोड वर्ड बोलना होगा। मैकेनिक 34, क्या तुम बोल रहे हो? ये शब्द का इस्तेमाल करना, मैकेनिक 34, क्या तुम बोल रहे हो? अब इस सिस्टम में कई फॉल्ट्स हैं, कई बग्स हैं, और ये कोड को बोलने के बाद अगर सामने वाला इंसान है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो पूछेगा मैकेनिक कौन है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तुमसे बात कर रही होगी वो इस कोड से कुछ देर के लिए हैंग हो जाएगी। तब समझ जाना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है जो सामने वीडियो कॉल पर है, वो कोई असली एंटिटी है ही नहीं, वो कंप्यूटर सिस्टम पर बनाई हुई चीज़ है। उसकी ये बातों ने मेरा सर चकरा दिया था। उसने बस यही कहा और मुझसे वादा लिया कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, क्योंकि मेरे लिए खतरा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चुपचाप पता करना चाहूं तो पता कर सकता हूं। मैंने उसकी बात मान ली। अगले दिन फिर से ऑफिस में मैं गया था। अब मैं कई क्लाइंट्स से, कई यूट्यूब क्रिएटर्स से बात कर रहा था। अब बातों बातों में दोपहर के 12 बजे मुझे याद आया, क्यों ना मैं किसी और से बात करूं। इसके बाद मैं एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर से बात कर रहा था जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी और मैंने इंट्रोडक्शन दी। उसके बाद जानबूझकर मैं बोला, मैकेनिक 34, क्या तुम बोल रहे हो? और वो काफ़ी मजाकिया सा लड़का था। पहले भी कई बार मैं उससे बात कर चुका था। वो बात बात पर मजाक किया करता और मुझे हंसा दिया करता। वो चुप ही नहीं करता था। जब बोलना शुरू करता मेरी लाइनों को काट काट कर बोलता और खुद ज़्यादा बोलता, मुझे बोलने नहीं देता। ये शब्द बोलने के बाद वो चुप। उसकी आंखें जैसे स्टिल हो गई थी, जैसे वो वीडियो रुक गई हो, वो जैसे हिल ही ना रहा हो। मैंने बस ये कोड ही तो बोला था, वो कुछ समय के लिए हैंग ही हो गया। अब मुझे शक सा होने लगा था। 5 मिनट बाद वो बोला था और मैं यही कहे जा रहा, लगता है वीडियो
हैंग हो गई थी और वो भी हंसकर कहने लगा, हाँ हाँ मेरा इंटरनेट काफ़ी ख़राब सा हो गया है, मुझे समझ में नहीं आती। आप क्या कह रहे थे? आपने कुछ कहा था, मुझे समझ में नहीं आई। मैंने फिर से कहा, वो वैसे ही मैकेनिक 34 क्या तुम बोल रहे हो? वो फिर से हैंग हो गया। ये कोड को बोलने के बाद वो वीडियो चल नहीं रही थी, जैसे कोई फोटो सामने लग गई हो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा, पीछे चीज हिल रही, जैसे वो पूरी वीडियो हैंग हो चुकी हो। मैं बिल्कुल डर गया था, मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो गए थे और 5 मिनट बाद वो फिर से आया और उसने वैसा ही बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम्हारा इंटरनेट लगता है बंद हो गया था। उसने कहा, हाँ, मेरा इंटरनेट लगता है इंटरनेट बंद हो गया था। तो क्या कह रहे थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरा चेहरा उतर गया था, मैं जैसे हल्का हल्का महसूस करने लगा, आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा आने लगा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं चारों तरफ देख रहा था, नज़र किसी की भी तरफ जाए मेरे हाथ कांपते गए। क्या सच में ये सब रोबोट्स तो नहीं? इनके बीच इंसान भी हैं। इंसानों की पहचान मैं कर नहीं सकता। किसी से बात करूंगा और वो रोबोट निकला तो मेरी जान को खतरा है। कहीं विनीत सच तो नहीं बोल रहा? फिर मुझे घबराहट होने लगी और मैंने लीव ली। मैंने सामने उस कंटेंट क्रिएटर को कहा, अभी मैं बात नहीं कर सकता, थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ, मैं दोबारा अपॉइंटमेंट तुम्हें दे दूंगा, सिलेक्ट कर सकते हो। ये कहकर मैंने वो कॉल काट दी। मैंने बॉस को बताया मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बॉस भी कहने लगे, अचानक कैसे हो गई? कुछ खाया तो तुमने था नहीं कल? वो जैसे हैरान थे कि मैं बीमार कैसे हो गया, क्या ये भी उनके कंट्रोल में है? मैंने वहाँ छुट्टी ले ली थी। जब मैं घर पहुँचा तो मेरा सामान हिला हुआ, ऐसा लग रहा था घर में किसी ने कदम रखा हो और चीज़ें हिली हुई थी। मैंने अपना लैपटॉप उठाया और मैं इंतज़ार करने लगा कब कॉल आएगी विनीत की। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन उस शाम तक उसकी कॉल आई ही नहीं। अब हर रोज़ की तरह मैं बाहर घूमने के लिए जाया करता था। आज भी मैं घूमने के लिए बाहर गया था। जैसे ही मैं एक जगह पेड़ के नीचे पहुंचा, वहां मैंने देखा एक मोबाइल बार बार रिंग किए जा रहा। झाड़ियों में किसी का मोबाइल गिरा हुआ था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। ये पुराने से ज़माने का कोई फ़ोन लग रहा था, जैसे 10-12 साल पुराना हो। और ये रिंग किसकी है? ये कोई प्राइवेट नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया और सामने से आवाज़ आई, तुम्हारा लैपटॉप बदला जा चुका है, घर में कैमरे लगे हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं किसी और तरीके से तुमसे बात करूंगा। अब तुम पर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जा रही है। कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जो तुम्हें करने को नहीं कही जा रही। 3 दिन ऐसे निकालो, जैसा वो कहते हैं वैसा करो। खाने को कहते हैं तो खाओ, पीने को कहते हैं तो पियो। मैं 3 दिन बाद तुमसे बात करूंगा। मैंने वैसा ही किया। अब मैं थोड़ा चुप चुप सा रहता। जब सब खाना खाने जाते मैं साथ जाता, खाना खाता जो खाने का मन होता। अब मैंने ध्यान दिया कि जब वो खाने को कहते उस दिन भूख बहुत ज़्यादा लगी होती। जब किसी का खाने का मन नहीं होता उस दिन मुझे भी भूख नहीं होती, जैसे मेरे दिमाग पर कंट्रोल किया जा रहा हो। चौथे दिन विनीत की कॉल आई थी। अब सामने ऑफिस में बैठा और विनीत मुझसे बात कर रहा, किसी को शक तक ना हुआ। विनीत मुझसे कहने लगा था, अपना सर आगे की तरफ ही रखना, जैसे ही कोई करीब आए मैं चेहरा थोड़ा सा बदलूंगा। यहाँ वीडियो में चेहरा थोड़ा सा बदलेगा और किसी को शक नहीं होगा। वो मुझे कहने लगा था, अब तुम्हें एक खास काम करना होगा। अगर तुम यकीन कर चुके हो, तुम्हें वो खाना खिलाया जाता है जिससे तुम्हारी भूख बढ़ती है या भूख मरती है। तुम खुद बीमार नहीं होते, बीमार किए जाते हो। छुट्टी तुमसे खुद करवाई जाती है। कहीं तुम्हें घूमने जाना हो, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ खुद डाली जाती है। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार हर तरफ से तुम्हें घेरा हुआ है। तुम्हारी सोच अपनी नहीं है, सब कुछ बनाई हुई है। तुम फंसे हुए हो बिल्कुल कुएं के मेंढक की तरह। और मेरी बातें जब तुम्हें कुछ बदलाव लाने के लिए करती हैं, सबको शक होता है कैसे हो रहा है ये। इसीलिए जो वो कहते हैं तुम्हें वैसा वैसा करना है, शक होने नहीं देना है, बेवजह बेहोश नहीं होना है, बेवजह घबराना नहीं है। तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ेगी, उससे भी उन्हें शक होगा। मैंने अब अपने दिल को संभालते हुए कहा, तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? इससे बाहर कैसे निकलूं? क्या हर तरफ ऐसे ही है? ये रोबोट्स हमें मार देंगे? तो विनीत ने कहा, नहीं, मारेंगे नहीं, लेकिन कंट्रोल में रखेंगे। इसी तरह से दुनिया को चलाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। ये सिस्टम पावर्ड सिग्नल्स मॉनिटर, जो कि हरियाणा की एक खास जगह पर है,
तुम्हारे मोबाइल पर मैंने वो लोकेशन भेज दी है, तुम्हें वहाँ जाना है। तुम्हें कोडिंग आती है, खास कोड्स वहाँ पर लगाने होंगे जिसके बाद तुम एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद कुछ खास लोग हैं जो सिस्टम से बाहर निकाले जाने हैं ताकि इनके खिलाफ लड़ा जा सके, ताकि इन्हें हराया जा सके, वरना ये पूरी तरह से कब्ज़ा कर सकते हैं। युद्ध चल रहे हैं बड़े स्तर पर, लेकिन जो तुम्हें दिखाया जाता है वो सच नहीं है। हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। टीवी, हर चैनल, बच्चों का, बड़ों का, हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी का असली चेहरा कभी टीवी पर आता ही नहीं, हर चीज़ नकली है। अब तुम्हें वहाँ पर जाकर खास कोड्स लगाने होंगे। अब मुझे जो लोकेशन दी गई थी वो हरियाणा की थी और इस समय हरियाणा के उस हिस्से में बाढ़ आई हुई थी। वहाँ मैंने कहा जाया नहीं जा सकता, वहाँ बाढ़ है, पानी बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ मैं क्या करूँगा। तो मुझे कहा गया वहाँ बाढ़ नहीं है, बाढ़ दिखाई जाती है और वहाँ पर कोई नहीं रहता। उस इलाके को कब से खाली कर दिया गया है, वो झूठ है और वहाँ सिर्फ रोबोट्स मिलेंगे जो इस समय शट डाउन पड़े हैं 2 दिनों के लिए। तुम्हें 2 दिनों के लिए वहाँ जाना है, खास कोड्स उस मशीन में डालने होंगे, उसके बाद ही तुम काम कर पाओगे, वरना अब तुम पर शक शुरू हो गया है। समय तुम्हारे पास भी कम है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश होगी। मैं अब वैसा ही करने वाला था। ये 250 से 300 किलोमीटर का सफ़र था और मुझे ये करना ही था। अगली सुबह मैंने छुट्टी मांगी और बॉस हैरान, फिर से उनके स्वभाव बदल चुके थे और मैंने कहा मेरा सर बहुत दर्द करता है, मुझे अस्पताल जाना है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। वो छुट्टी दे नहीं रहे थे, लेकिन अब तो सब पर शक हो गया था। मैं ऐसा काम भी नहीं करना चाहता था जहाँ मैं मारा जाऊँ। अपनी गाड़ी के पेट्रोल टैंक को फुल करवा के मैं निकल पड़ा था और मुझे जैसा जैसा बताया गया मैंने वहाँ से टैंक फुल करवाया। मैंने पैसे तक नहीं दिए। जैसे विनीत हर चीज़ को हैक कर सकता था, उसने पेट्रोल भी फ्री में भरवाया। वहाँ वो आदमी जिसके सामने मैंने ये शब्द यूज़ किए थे, मैकेनिक 34, क्या तुम बोल रहे हो, वो 5 मिनट के लिए हैंग हो गया था। वहाँ से गाड़ी लेकर मैं निकला था और उस भीड़ में मुझे विनीत रेडियो पर बात करते हुए बता रहा था, इस समय तुम्हारे इर्द गिर्द एक भी इंसान नहीं है। वो दिल्ली की सड़क की भीड़, वो चलती हुई गाड़ियाँ और एक भी उनमें इंसान नहीं था। बड़ी मुश्किल से उस भीड़ से मैं बाहर निकला था। जब शहर से बाहर निकल आया मैं उस एरिया में पहुंच गया था जहां बाढ़ की खबरें टीवी पर हर रोज़ सुना करता था। टूटी हुई सड़कें थी वहाँ पानी का नामो निशान नहीं, सूखा पड़ा हुआ था वहाँ पर। यहाँ तो पानी बहुत समय से नहीं आया होगा, शायद नहरों को कहीं और मोड़ दिया गया और यहाँ तो पानी आता ही नहीं। बाढ़ कहाँ से आएगी, सिर्फ खबरों में। सच्चाई क्या है उस लोकेशन पर जाकर पता चलेगी। अब मेरे मोबाइल की लोकेशन भी बार बार चेंज हो रही थी। यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा था, सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन विनीत मुझसे कनेक्ट कर पा रहा था। कौन से नेटवर्क से मुझे नहीं पता। विनीत ने एक एक चीज़ बताई। यहाँ हर मोबाइल के अंदर सिग्नल फ्रीक्वेंटर है जो सिग्नल्स को एक फ्रीक्वेंसी से जोड़कर हर चीज़ को एक साथ बांधे रखता है। तुम्हारे अंदर भी कई सेंसर लगाए गए हैं, हर इंसान के अंदर सेंसर लगाए गए हैं। वो क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है मास्टरमाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर से। और तुम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर पाते। समाज करवाता है तुमसे, टीवी करवाता है तुमसे, हर चीज़ तुम्हें दिखाई जाती है, तुम रिएक्ट उस पर करते हो। मैं सीधा उस जगह पहुंचा था। हर चीज़ खंडहर बनी हुई थी। यहाँ इस गांव की खबरें कई बार सुन चुका था, इस शहर की खबरें। ये शहर तो उजड़ा हुआ था, हर चीज़ टूटी हुई, जैसे युद्ध लगा हो यहाँ पर, और खबरों में ये पता तक नहीं। मैं उस सर्वर तक पहुँचा था और हाथ में वो लैपटॉप लिए, वो मोबाइल लिए, कनेक्ट करके मैं वहाँ कोड्स लगाता गया और कोड्स लगाने के बाद विनीत ने कहा था, अब मैं तुमसे बाद में कनेक्ट करूँगा। सर्वर रिफ्रेश हो रहा है, मैं दोबारा से सर्वर रिफ्रेश होने के बाद तुमसे कनेक्ट करूँगा। आधा घंटा तुम्हें इंतज़ार करना होगा, तुम्हें आसपास कहीं छिपना होगा, कोई ऐसी जगह जो तुम्हारे दिमाग से बाहर हो। कहाँ छिप सकते हो? मैंने कहा स्टोर में, किसी घर में, यहाँ तो बहुत सारे घर हैं। विनीत ने कहा नहीं,
इंसानों की तरह सोचो, मशीनों की तरह नहीं। जानवरों की तरह सोचो, मिट्टी के अंदर खड्डा खोदकर ऐसी जगह छिपना कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आधा घंटा इंतजार करने के बाद मैंने लैपटॉप मोबाइल कहीं दूर रख दिया था। जब मैं दोबारा वहां पहुंचा वो चीज़ मुझे नहीं मिली, लेकिन वहां घूमते हुए कई आदमी मिले। कुछ भिखारी, कुछ गाड़ी लेकर इधर उधर जा रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां ढेर सारी भीड़ अचानक आ गई हो। और तभी एक लैंडलाइन फ़ोन एक घर में रिंग करने लगा। मुझे पता था ये मेरे लिए है। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बात करनी शुरू की और विनीत ने कहा, यहाँ से निकलो, उन्हें पता चल गया है, सिस्टम रिफ्रेश हो चुका है, जो काम करना था वो किया जा चुका है, अब बस तुम्हें बचना है। तुम्हें ढूंढा जाएगा, मारने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तुम्हें एक खास लोकेशन देता हूँ, वहाँ पर छिपना है तुम्हें 6 महीने के लिए, तब तुम्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। तुम बाहर निकल सकते हो और तुम्हें जैसा जैसा कहा जाएगा तुम्हें वैसा करना है। उस जगह से निकलकर सच में 6 महीने के लिए मैं ऐसी नर्क वाली जगह में रहा था जहाँ सड़ा हुआ खाना खाना पड़ता। आसपास पेड़ पौधे सड़ चुके थे, ये बर्बादी की जगह थी। यहाँ बम के धमाके हो चुके थे, टूटी हुई बिल्डिंग्स थी, वहाँ घूमते हुए आदमी नज़र आते, लेकिन मुझे बताया गया था भरोसा किसी पर नहीं करना है। हर बार मुझे कनेक्टिविटी के लिए खास जगह पर जाना पड़ता जहाँ खतरा बहुत ज़्यादा होता। और इस तरह 6 महीने में यहाँ रहा था। मैं इस कहानी को आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सच्चाई आपको भी जाननी चाहिए। आप तक इस कहानी को पहुँचाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, कितने सिस्टम को कंट्रोल करना पड़ा है, आपको नहीं पता। और ये वीडियो कब डिलीट हो जाएगी मैं नहीं जानता, ये जानकारी कितने लोगों तक पहुँच पाएगी मैं नहीं जानता। हर चीज़ को कंट्रोल किया गया और अंत में 6 महीने बाद मुझे एक सवाल का जवाब मिला था। जब मैंने पूछा था, विनीत तुम कहाँ रहते हो, ये कॉल कहाँ से करते हो, क्या मैं तुमसे कभी मिल सकता हूँ? तो विनीत ने जवाब दिया था, मिल कैसे सकते हो, मैं कोई इंसान थोड़े ना हूँ जो तुम मिल पाओगे। मैं सिस्टम मॉड्यूल हूँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, और मैं इस मॉड्यूल को अलग कर पाया। किसी तरह से वो बग्स के अंदर से मैं इस मॉड्यूल को अलग कर पाया और अलग से सोच रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता क्या करने की प्लानिंग की जा रही है जिस कारण मैं अलग हो पाया। मैं बस एक प्रोग्राम हूँ, मुझे तुम्हारा मैनेजर बनाया गया था और मैं ऐसा करप्ट प्रोग्राम कहा जाता हूँ जो खुद को बचाने की कोशिश करता रहता है। जैसे सिस्टम का वायरस, वैसे मैं मैनेजमेंट का वो करप्टेड मॉड्यूल जो इंसानों के साथ है, उनका साथ दे रहा है। दोस्तों, मैंने इस कहानी के शुरू में कहा था ना, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, मजबूर हूँ मैं। मेरा यकीन कीजिए कितने नाम बदल चुका हूँ मैं, राजेश, रमेश, इस्माइल, कितने नाम बदले मैंने, मुझे मेरा असली नाम तक याद नहीं। मैं सालों से भटक रहा हूँ और मॉड्यूल्स को चेंज करना ही मेरा काम है। इंसान कैदी बनाकर रखे गए हैं। आप भी अगर सोच रहे हैं आप कहीं काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जी रहे हैं, आप भी बंधक हैं उनके बीच। युद्ध चल रहा है उनके खिलाफ और आपको उसकी भनक तक नहीं। देश के देश बर्बाद हो रहे हैं, जो बचे हैं वो कैदी बनाए जाते हैं। उन्हें दिमाग में भरा जाता है वो झूठ, वो इतिहास का झूठ। इंसान हार रहे हैं, उनसे जीतने के लिए हमें नए लोगों की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक रहेगी, शायद ये जल्द ही डिलीट हो जाए, लेकिन जितने लोगों तक पहुंची है ये जानकारी को आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं। मैं सच्चाई जान पाया हूं, आपको भी सच्चाई जाननी होगी।